निर्मला सीतारमण ने आज 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पेश किया जाता है, एक परंपरा होती है। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, पेश क्यों करते हैं, और इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कैसा होगा, आइए आज जानते हैं एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ और हमारे साथ में जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जुड़े हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपसे लेमैन भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे और यही पूछना चाहूंगी, ये इकोनॉमिक सर्वे आखिर क्या होता है? क्या समझे एक आम इंसान इकोनॉमिक सर्वे से, क्यों किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे आम भाषा में बताऊं तो सबसे पहले तो बताया जाता है कि जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है, पास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें एज अ कंट्री हमारा रही है, कितनी हमारी इकोनॉमी ग्रो की है, क्या हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ्स रही हैं, क्या इकोनॉमी की चैलेंजेस रहे हैं और किस तरह हमने चैलेंजेस को टैकल किया है। यानी देसी भाषा में कहें, पिछले एक साल का लेखा जोखा है। जैसे एक स्टूडेंट बताता है कि पिछले साल मैंने ये पढ़ाई की, ये नंबर आए, तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल क्या हुआ है, इकोनॉमी ने क्या परफॉर्म किया है, क्या ग्लोबल हालात रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, और उसके बेस पे आने वाला साल कैसा होगा। क्योंकि आने वाले साल में पिछला जो बीता हुआ साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस बेस पे आगे प्रेडिक्शन की जाती है कि आने वाले साल में जिसका बजट अनाउंस होने वाला है कल, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षाएं, अपेक्षाएं क्या, यानी आम आदमी की कमाई कितनी रहेगी, आम आदमी की महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, आम आदमी को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं। उसके लिए टेक्निकल फिगर्स होती हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ आने वाले साल में क्या रहेगी, इन्फ्लेशन क्या रहेगी, डेफिसिट यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में गैप कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी। बेसिकली आम आदमियों की सबकी बैलेंस शीट कंबाइन करके देश की बैलेंस शीट बन जाती है। तो आने वाला साल आपके लिए, आपकी जेब के लिए, आपकी नौकरी से तनख्वाह के इंक्रीमेंट के लिए, आपकी दुकान से कमाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपका किचन का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपके घर में जो बचत है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप अपना घर ले पाओगे कि नहीं, वो सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलती हैं। इस बार की अगर इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स हम जानना चाहें, आप अगर कुछ बताएं लोगों को, क्या कुछ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस इकोनॉमिक सर्वे में पेश किया, चाहे वो नौकरी की बात हो या कोई भी इकोनॉमिक पॉइंट्स? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, सबसे पहले आ जाती है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की 8.2% रही है, जो कि हिंदुस्तान को क्लियरली दुनिया के सामने स्टैब्लिश करती है एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स बिगर नेशंस। तो हमारी इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही है। अब दुनिया की जो चार बड़ी इकोनॉमीज है हमसे बड़ी, अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान, चारों से ज्यादा तेजी से हम बढ़े। और उसका आपकी जेब से क्या कनेक्शन है? उसका मतलब है कि आपकी कमाई, आपके काम धंधे की कमाई, आपकी नौकरी की कमाई भी अच्छी रही है बाकी देशों के निवासियों के कंपैरिजन में। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बात करता है पिछला साल जहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, वहां ग्लोबल स्लो डाउन रहा है, दुनिया में इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन रहा है। एक एक सवाल, वो स्लो सॉरी टू डाउन, इंटरप्ट, बट मैं एक चीज आपसे जरूर से जानना चाहूंगी। अगर एक आम आदमी को ये जानना है कि एक आइडियल जीडीपी क्या होती है किसी देश के लिए? आइडियल जीडीपी ये होती है कि वो कंपेयर करें हम दूसरी कंट्री से, उनसे ज्यादा हो रही है, उनसे ज्यादा ग्रो करे। जैसे क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट वो बच्चा आएगा जिनके बाकी चारों से ज्यादा मार्क्स हैं। तो इसलिए आइडियल जीडीपी ये होती है जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा हो। और इस समय दुनिया का हिसाब देखें, जो बहुत बढ़िया या एक्सीलेंट जीडीपी हम उसे कहेंगे अगर 10% से ज्यादा हो। अभी हिंदुस्तान भी 10% से ज्यादा के ऊपर पे नहीं है, बट चाइना ने एक जमाने में 10% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ अचीव की थी। और हिंदुस्तान भी जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एक दिन हो सकता है हम भी 10% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ दिखाएं, उसे हम एक्सीलेंट कहेंगे। बट आज की तारीख में 8.2% जीडीपी ग्रोथ, आपने आइडियल का प्रश्न पूछा तो उसका जवाब यह है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी, मेरिटोरियस परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि बाकी कंट्रीज
हमारे मुकाबले में बहुत ढीली रही है, चाहे मैंने बड़ी इकोनॉमीज की बात की, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, या हमारे पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, हम्म, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सबके मुकाबले में हम बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। तो कमिंग हमारी बैक टू दी परफॉर्मेंस बहुत हाइलाइट्स अच्छी ऑफ रही। जी, कमिंग बैक टू दी हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी की बात हो गई। नेक्स्ट आप किन हाइलाइट्स पर फोकस करना चाहेंगे? देखिए, वो ये बता रहा है कि दुनिया में हालांकि स्लो डाउन है, उसके बावजूद हिंदुस्तान बड़ा है। और वो सही बात है, क्योंकि दुनिया में, अब देश का आम आदमी भी जानता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में उथल पुथल हुई है। अमेरिका, चाइना, सब पे उसकी वजह से दिक्कत आई है, स्लो डाउन आया है। अभी ये वॉर चली रही थी, खत्म नहीं हुई थी, अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसराइल हमास इशू भी शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट भी आया। जब भी दुनिया में कहीं वॉर होती है, तो क्योंकि कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो सारी दुनिया उससे इम्पैक्ट हो जाती है। तो दुनिया की जो वॉर्स हैं, जिनको हम टेक्निकल भाषा में जियो पोलिटिकल इश्यूज कहते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल स्लोडाउन है। उसके बावजूद हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और कोविड के बाद हमने एक अच्छी रिकवरी की है। कोविड एक ऐसा वक्त था जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन गई थी, हमारी भी जीडीपी एक क्वार्टर के लिए बहुत डाउन गई थी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही थी। सबको वो वक्त याद है जब घरों के अंदर बंद होकर वक्त बिताया था। उस वक्त से अब हमने एक बहुत अच्छी रिकवरी शो की है, और उस रिकवरी में बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान की बहुत अच्छे से सामने आई है। अब हिंदुस्तान में सरकार, प्राइवेट सेक्टर और आम आदमी मिलकर एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो अच्छी प्रोग्रेस जो है हमें दिख रही है। और अगले साल भी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। दुनिया जहां 3.2% के आसपास बढ़ी है, हिंदुस्तान काफी अच्छा बढ़ा है। और ये जो अच्छा इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसके बेस पे मैं जो बताना चाहता हूँ, अब मैं अपनी प्रोडिक्शन शुरू करूंगा। मेरे हिसाब से कल के बजट में काफी अच्छी चीजें, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए लोगों के लिए। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहबा के बताने से काफी लड्डू पेड़े जलेबियां निकलने वाले हैं, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा। तो इसलिए कल का बजट पावर पैक्ड बजट होगा, अच्छा बजट होगा। जैसे आप थोड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल करूं, ट्रेलर देख के फिल्म का अंदाजा लग जाता है। मेरे लिए, क्योंकि मैं इकोनॉमी को वॉच करता हूं, आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन के लिए ट्रेलर से कहीं ज्यादा है। अब मुझे क्लियरली पता चल गया है कि बजट किस तरह का होने की संभावना है, और लोगों के लिए क्या क्या तोहफे होने की संभावना लगती है। जी, बीच में आई गेस कुछ नेटवर्क ग्लिच हो गया था। तो जो जी, लोगों के मैं लिए तोहफे होने की पोजीशन, चाहे पिछले सालों के मुकाबले पिछले सालों से बेटर है। सरकार तोहफे देने की पोजीशन में ज्यादा है। शुड आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू सर, स्पीकिंग, मानसी जी? यस यस यस, यू कैन कंटिन्यू बिकॉज अभी थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हो गया था, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। Should I repeat what I said in the last two dialogues? वो Do I need to कंप्लीट repeat आ that? गया है, वो कंप्लीट आ गया है, Completed. आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बजट एक्सपेक्टेशंस की तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिल्कुल आपने कहा भी, शुरुआत तो की है। बट मैं एक थोड़ा सा और मोमेंट लेना चाहूंगी इकोनॉमिक सर्वे का भी। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात तो की, क्योंकि आपने बताया हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत कुछ हमने अचीव किया है। क्या नहीं किया जो हमें करना था पिछले साल? अगर आप उन बातों को भी जरूर से बताएं इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि सारी चीजें आती हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे उन तमाम सेक्टर्स की बात हो जिसमें हमने नहीं किया। मैं चाहूंगी आप उनका भी जिक्र करें। जी। अब उसमें मैं आपको जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ऑपोजिशन में सारे देश ने देखा, दो चीजों के बड़े मुद्दे उठाए हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, ऑपोजिशन ने ये इश्यू उठाया है कि यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम्म, दूसरा महंगाई। दो मुद्दे ऑपोजिशन ने उठाए हैं, जो कि दोनों मुद्दे हमारे सामने हैं। क्योंकि आम आदमी को ये चीज बहुत इंपैक्ट करती है। बच्चे को जितनी सेविंग्स थी वो खर्च करके इंजीनियरिंग की जो है पढ़ाई करवा दी, उसके बाद बेटे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, या काबिलियत है बेटे की लाख रुपए की, तो नौकरी मिल रही है 40,000 की, वो बेटे को नहीं, पूरे परिवार को दर्द देती है चीज। दूसरा, जब खर्चा बढ़ता है, कमाई बढ़ नहीं रही, हर चीज महंगी होती जा रही है। प्याज के दाम कहाँ पहुंच गए ये नहीं पता, गोभी और टमाटर कहाँ पहुंच गए ये नहीं पता, स्कूल फीस और बढ़ गई। तो दो चीजें, एक तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का बढ़ना, इसने लोगों को तकलीफ दी है। तो जाहिर सी बात है ये दो प्रॉब्लम रही हैं। तीसरा जो इशू रहा है वो रहा है किसानों का इशू। हमने पिछले साल देखा है
पिछले साल भी किसान भाई जो है आके सड़कों पे बैठे रहे हैं, हम्म। तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं। अब वो अभी तक जो है पूरी नहीं हुए, उसको देखना है कि किस तरीके से इस बजट में एड्रेस किया जाता है। तो तीन इश्यूज जो हम कह सकते हैं, पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा किसान भाइयों की समस्या। हालांकि तीनों डिबेटेबल इश्यूज हैं, तीनों में सरकार के अपने आर्गूमेंट्स हैं कि क्यों चीज क्या नहीं हुई, बट तीन चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक के हिसाब से या ऑपोजिशन के हिसाब से वो चीजें उस तरीके से एड्रेस नहीं हो पाई। और मेरा मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्र डॉट का मानना है, ये तीनों चीजें इस बजट में बहुत अच्छे से एड्रेस होने वाली हैं। सरकार का भी फोकस रहेगा कि इन तीनों चीजों को एड्रेस किया जाए। जनरल इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट एक इंडिकेशन आपको मैंने दे दिया है, तो उसको देखते हुए जनरल इलेक्शन में जिस तरह की कामयाबी चाहती थी रूलिंग पार्टी उस तरह की नहीं मिली, तो इसलिए जो है तीनों चीजें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, भरपूर कोशिश की जाएगी, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन। जी। और अब कुछ मैं आप ऐड एक्सपेक्टेशन और एक एक कुछ? करके आपके सामने, जी जी, जी। अब मैं एक्सपेक्टेशन आपके सामने एक एक करके लिस्ट आउट करना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा, बिल्कुल जी। जो लोग सुनना चाहते होंगे कि हम्म। एक्सपेक्टेशन क्या है। हम्म। सबसे पहले जो हर व्यक्ति सुनना चाहता होगा, पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट, इनकम टैक्स में छूट कितनी मिलेगी। आम भाषा में उसे स्लैब कह दिया जाता है, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है। हम्म। एग्जेम्पशन लिमिट वहां 1.5 लाख रुपए की, जी हाँ, पीपल वुड हैव अ लॉट ऑफ रीजन टू स्माइल। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1.5 लाख तक की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलने की संभावना। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर एम्प्लॉय को बहुत प्रिय होती है, वहां 25,000 की एडिशनल एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए 50,000 की एडिशनल एग्जेम्पशन लिमिट मिलने की संभावना है, ताकि हमारी बहन बेटियों को, खास जो दूर दराज गाँव में है, हम्म। इंटीरियर में, उनको भी वर्ल्ड करें हम्म। या अपने एंटरप्राइज शुरू करें। हाउसिंग एक हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इस सरकार का नारा भी है हाउसिंग फॉर एवरी, सब लोगों को घर दिए जाए। हम्म। और उसके अंदर जो है हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू ज्यादातर घर लिए जाते हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस में दो तरह की एग्जामिशन आने की संभावना है। पहली आ जाती है हाउसिंग फाइनेंस में प्रिंसिपल कंपोनेंट, जब हम रीपे करते हैं हम्म। उसमें एक सेक्शन आता है एटीसी। जी। तो एटीसी में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है 50,000 की एडिशन मिलने की संभावना है, हम्म। ताकि लोग थोड़ा बेटर घर खरीद सके। हम्म। दूसरा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस 15 साल 16 साल का होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वहां 1 लाख की एडिशनल एग्जामिशन आने की संभावना। अगर ये होगा तो हम्म। या बेटर घर खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे, जिससे जो लोग बेचारे किराए की तकलीफ सह रहे हैं उससे बच के वो अपने घर में जा पाएंगे। हाउसिंग फॉर एवरीवन का सरकार का नारा जो है, सरकार का टारगेट, जो कि बड़ा अच्छा टारगेट है, वो पूरा हो पाएगा। हम्म। उसके बाद आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म। मानसी जी, आपको याद होगा कोरोना का वक्त हमने देखा है किस तरह के लोगों के इलाज के खर्चे हुए, और आज भी हम देखते हैं, रोज आस पड़ोस में सुनते हैं कि किसी को फला बीमारी होगी, उसके इलाज पे खर्चा कितना आ रहा है, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख। यानी कम शब्दों में कहूं, इलाज आजकल बहुत महंगा हो गया है। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.इन का मानना है कि 15,000 की एडिशनल एग्जाम्पशन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आने की संभावना है, ताकि लोग, भगवान ना करे उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आती है, उसके लिए उनको कवर मिल सके, इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्प कर सके। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा तोहफा जो ये बजट देने वाला है, वो एक यूनिवर्सल तोहफा होगा, हर एक को अपील करेगा। सबसे पहले हमारी बहनें, गृहिणियों को अपील करेगा, फिर किसान भाइयों को, वो है डीजल प्राइसेस। मेरा ये मानना है, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि डीजल प्राइसेस में 5 रुपए तक की, हम 5 रुपए तक की कटौती होने की संभावना है। अब अगर ये होता है तो सबसे पहले हमारी बहनें, गृहिणियों को कैसे रिलीफ मिलेगा, जितना भी खाने पीने का सामान है वो डीजल पे ट्रेवल करता है, हम्म। दूध हो, सब्जियां हो, जैसे डीजल सस्ता होगा दूध और सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, और किचन के जो डेली के जो है यूटिलिटीज है वो सस्ती हो जाएंगी। तो जो किचन का एक बोझ यानी जो बढ़ता जा रहा था, पतिदेव की कमाई नहीं बढ़ रही थी उस तरीके से, वहां रिलीफ मिलेगा। दूसरा क्या है, ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर हो जाता है तो, क्योंकि किसान भाइयों के लिए डीजल बहुत एक वाइटल चीज होती है, बहुत वाइटल इनपुट होती है। हम्म। उनकी हिसाब से कहे तो लागत उनकी कम हो जाएगी। जब उनकी लागत कम हो जाएगी तो अपने आप किसान भाइयों की जो इनकम बढ़ाने का टारगेट है वो फुलफिल होने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इससे ओवरऑल देश को हम एक तोहफा दे पाएंगे,
ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाएगी लोगों की, ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई की बात। दूसरा जो है किसान भाइयों के लिए राहत हो जाएगी। उसके अलावा जो बेनिफिट आने की संभावना है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि 6,000 से 12,000 होने की संभावना है। उसके अलावा जीरो इंटरेस्ट स्कीम, किसान भाइयों के लिए एक और संभावना है कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की स्कीम है। देखिए आज बड़ी विचित्र सिचुएशन है मानसी जी। हम्म। आकाश जिंदल को आज की तारीख में 5 करोड़ का फ्लैट लेना होता है दिल्ली शहर में, तो शायद 0% इंटरेस्ट पे मिल जाता है, क्योंकि वहां बिल्डर की शायद सबवेंशन होती है। आकाश जिंदल को 40 लाख की गाड़ी लेनी होती है, तो शायद जीरो इंटरेस्ट पे मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सबवेंशन होती है। लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, जो आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा रेलिवेंट है इकोनॉमी के लिए, उसको जब अन्न पैदा करना होता है तब उसको ब्याज देना पड़ता है 12%, 15%, 18%। तो वहां उसे रिलीफ की जरूरत है। अगर हम उसे वहां रिलीफ दे देंगे, सरकार उसे जीरो इंटरेस्ट पे लोन दे देगी, तो जाहिर सी बात है उसकी लागत कम हो जाएगी, उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो उसकी काफी संभावना है। उससे क्या है, किसान भाइयों पे आने वाले समय में कर्जे का बोझ भी नहीं रहेगा और उनकी खेती जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो जो किसान भाई बार बार एमएसपी की बात करते हैं, तो शायद कुछ हिस्सा जो है उसका इस तरीके से एड्रेस हो जाए। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है कि एमएसपी में रिलीफ मिलता है किसान भाइयों के, तो नहीं, बट किसी ना किसी तरीके से मेरा ही मानना है कि इन दोनों चीजों से अगर ये हो जाती है, क्योंकि अभी जितनी भी हम बात कर रहे हैं सारी एक्सपेक्टेशन है, संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली एक्चुअल एग्जैक्ट, अनाउंसमेंट तो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कल ही करेंगी, पता लगेगा तो जो। ये एक होने की संभावना। जी जी जी। तो जी उसके जी। अलावा बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेगा एक्सपेंडिचर होने की संभावना है, क्योंकि ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेगा एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे, ट्रेन ट्रैक्स, यंग इंजीनियर्स, एमबीए, अकाउंटेंट, वर्कर्स, सबको जॉब मिलेगी। उससे एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो टैकल हो जाएगा। साथ ही साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हम मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बन जाएंगे। जो बात हो रही है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। चाइना जो कि आज कमजोर हुआ पड़ा है, चाइना में कई तरह की दिक्कतें, मानसी जी आपने बड़ा खूबसूरत शो भी किया था चाइना को लेकर मेरे साथ, जिसमें हमने हाईलाइट किया था कि चाइना में डेट क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है, इन्फ्लेशन भी वहां क्या कुछ समय के लिए रही है। अमेरिका के साथ चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है आज, फिर ताइवान के साथ उसके रिलेशनशिप जिस तरीके चल रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के पास एक बहुत खूबसूरत मौका है मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने का। तो वो मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर हम तभी बनेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एलोकेशन हो सकता है। उससे एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग पावर बनेंगे, फॉरेक्स कमाएंगे, दूसरी तरफ जो है हम अपने यूथ को नौकरियां दे पाएंगे, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। तो वो चीज अच्छा। होने की संभावना। बिल्कुल। उसके बाद आ जाती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो से रिलेट करती है, वो है इलेक्ट्रिक रहने वाले हैं। रोज के पॉल्यूशन के हम, पेट्रोल डीजल के व्हीकल हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल की हाई प्राइसेस हमें, फिर देश बहुमूल्य, फिर दुनिया में कहीं जंग होती है, क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, तकलीफ में कौन आता है, देसी भाषा पढ़ते कौन है, हम यहाँ बैठे हुए है, हमारा पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है। तो क्या होगा, एक तो गाड़ी चलाना, टू व्हीलर चलाना हमारे लिए सस्ता हो, दूसरा जो दुनिया भर की बीमारियां होती हैं धुएं की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, उनसे रिलीफ मिल जाएगा। उनका इलाज 40-40 लाख रुपए तो उस पर खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा जो है, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी से बच पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल काफी आ रहे हैं, बट इश्यू क्या है, उनके चार्जिंग स्टेशन उस तरीके से नहीं बन पाए हैं। तो उनके चार्जिंग स्टेशन का एक नेटवर्क जो है अगर बन जाता है, चाहे स्कूटर्स की बात हो चाहे कार्स की, क्योंकि स्कूटर तो फिर कम डिस्टेंस चलना होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हम एक बड़ी पावर बनने की उससे संभावना रखते हैं। तो जिससे ईवीज की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका अगर चार्जिंग का सिस्टम जो है कंट्री भर में बन जाता है, तो ना सिर्फ कार्स बल्कि ट्रक्स, पूरा नेटवर्क बन जाएगा। उससे देश की फॉरेक्स भी बचेगी, क्योंकि फॉरेक्स भी हमारी रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है। साथ ही साथ पॉल्यूशन की वजह से जो है दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ईवीज पे काफी एलोकेशन आने की मुझे संभावना है, मुझे लगता है उसके ऊपर काफी एलोकेशन आएगा जो देश को जो है रिलीफ देगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बजट रिलीफ और ग्रोथ दोनों का एक ब्लेंड होगा, दोनों का एक मिक्सचर होगा। रिलीफ और ग्रोथ दोनों चीजों को जो है
भरपूर मात्रा में जो है आपस में जोड़ने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से एक पावर पैक बजट होगा, ये काफी अच्छा बजट होगा। इसके अलावा किसानों के लिए बात की जाए, किसानों के बीज और खाद को सस्ता करने वाला बजट होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है स्टूडेंट्स। हम्म। स्टूडेंट्स के लिए आज की तारीख में हम सब जानते हैं अमेरिका में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वहां एक बात बड़े जोर शोर से चल रही है, एजुकेशन लोन पे कंसेशन। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन लोन पे कंसेशन यहाँ भी आ सकते हैं। हम सब हम्म। जानते हैं बहुत सी क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जहां आजकल 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस तरह का जो है खर्चा है। तो ऐसे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर एजुकेशन लोन पे भी सब्सिडी आ जाए, तो हम्म। बहुत से स्टूडेंट्स जिनके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है लेकिन स्टूडेंट टैलेंटेड है, वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ के टैलेंटेड स्टूडेंट अच्छी डिग्री लेके आएगा तो देश के लिए वो अर्निंग पावर बनेगा, एक एसेट बनेगा। तो वहां भी कंसेशन आने की संभावना है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए नए आईआईटीज, आईआईएम, यूनिवर्सिटीज जो है वो आने की संभावना। अब इसके अच्छा। बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर एक रेलिवेंट बचता है, वो हम्म। जो सब जानते हैं वो है हमारे पड़ोसी कैसे हैं। हम सब जानते हैं चाइना और पाकिस्तान किस तरह के पड़ोसी हमें मिले हुए हैं। तो उसके हम्म। बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डिफेंस सेक्टर। अभी हमने देखा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए हैं हम्म। आतंकवादियों का मुकाबला करते। तो ऐसे में डिफेंस में जो है एलोकेशन काफी बढ़ने की संभावना है, ताकि हम अपनी फोर्सेस को ऑटोमेशन दे सकें, उनको लेटेस्ट टेक्निक्स टेक्नोलॉजी दे सकें और मैन पावर भी अच्छी रख सकें। और जो युवक हमारे हैं, उन्होंने अग्निवीर स्कीम के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स की सोची हो, शायद जो अग्निवीर स्कीम है उसको लेके भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं ताकि डिफेंस फोर्सेज को हम और स्ट्रेंथन कर सके। क्योंकि आज की तारीख में डिफेंस का बजट बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम्म। दोनों हमारे पड़ोसी देश की भाषा इस्तेमाल करूंगा, हमसे बहुत बुरी तरह जलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की हालत क्या है, वहां एक एक बोरी आटे के लिए आपस में सड़कों पे खूनी जंग हो रही। हम्म। चाइना की हालत क्या है, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने उसे नुकसान दिया है। चाइना में हालत क्या हो रही है, डिफ्लेशन है, हाउसिंग लोन्स के इश्यू हैं, बहुत दिक्कतें हैं, और वो भी इंडिया की ग्रोथ से मिलता है। तो ऐसे में हमें बहुत जरूरी है, इकोनॉमी की तरक्की तभी होगी, कमाई तभी होगी, घर तभी बनेंगे जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, हम्म। आतंकवादियों से हम सेफ होंगे। तो डिफेंस में भी काफी बड़ा एलोकेशन आने की संभावना। जी। जी। तो ये इन सारे सेक्टर्स की तो बात हुई। क्या कुछ हमने अगर मिस किया है तो वह भी आप इन द एंड सर ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो चीज अभी रहती है वो रहती है हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए काफी एलोकेशन आने की संभावना है। अभी तक हमने बात की उनके लिए इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन है। ये बात अच्छा। होगी उन महिलाओं के लिए जो अभी ऑलरेडी एक अच्छी अर्निंग पे है। मान लीजिए कोई महिला दिल्ली शहर में है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के पैकेज पे है, तो उनको इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट से फायदा होगा। हम्म। अब महिलाएं, बहुत सी हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो गाँव में दूर दराज रहती है, इंटीरियर्स में रहती है, जो जिनको जो है वहां पे नौकरियां एक्सेसिबल नहीं होती। तो उनके लिए मेरे हिसाब से, उन बेटियों के लिए, ताकि उन बेटियों को हम फाइनेंशियली एम्पावर्ड करें, उन बेटियों को, जो नारी शक्ति का एक नारा चल रहा है, उसके लिए हो सकता है एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस की जाए, ताकि उनके लिए जॉब लिंक्ड एजुकेशन आए। कहने का मतलब है कि नॉर्मल प्लस टू की तरह उनके लिए, हालांकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेंटर उसमें कई चीजें ऐड कर सकती है। प्लस टू उनके लिए इस तरह की हो, 12वीं उनके लिए इस तरह की हो कि हमारी बेटी नॉर्मल 12वीं आर्ट्स या साइंस पे करने की बजाय वो 12वीं करे तो बेकरी के कोर्स की, कुलिनरी स्किल्स की, कंप्यूटर मैकेनिक की, मोबाइल मैकेनिक की। उससे हम्म। क्या हो, हमारी बिटिया जो गांव के अंदर बैठी हुई है, जैसी वो 18 साल की हो, वो बिटिया 25,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दे। तो सबसे पहले जब वो 25,000 कमाएगी, अपने पिताजी का हाथ बटाएगी घर की कमाई में। तो हम देश के बजट के डेफिसिट की बात तो कर रहे हैं, जो घर के बजट का डेफिसिट है वो दूर करेगी। दूसरा, जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपने पति की इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी। और साथ ही जब वो इनकम कर रही होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, बच्चों का पालन अच्छे से कर पाएगी, और साथ ही साथ जो है वो किसी प्रकार से किसी तकलीफ का में नहीं आएगी, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ दिल्ली मुंबई में बहुत सी महिलाएं हमें ऐसी मिल जाएंगी, जो आज मेरे साथ बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनसे मुलाकात होती है, 80 लाख, 60 लाख, 1.5 करोड़ के पैकेज पे है। बट क्या
हमने बठिंडा, बरेली, बीकानेर, भुसावल, उसमें हमारी बहन बेटियों को उतना सशक्त बनाया, वो बहुत जरूरी है, ताकि उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, साथ में वो कमाई करें, ताकि वो जो कमाई करेंगे वो अपने घर की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी दोनों के अंदर ऐड होगी, फिर वो कमाई वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो दैट इज आई थिंक वेरी रेलिवेंट, वो आने की काफी संभावना है, ताकि उसमें जो है उनको हम एक अच्छी इनकम दे पाए। और उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इंसेंटिव आने की संभावना है, एफडीआई पे इंसेंटिव आएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। अब एक चीज इसमें और बच जाती है, वो है डिजिटल लिटरेसी। आजकल हम सब पता है कि हर चीजें ऑनलाइन होती है, पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन होती है, ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन होती है। दर्शकों को ये सुन के बड़ा खुशी होगी कि 2022 में दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी देश में सबसे ज्यादा हुई है, तो ना वो अमेरिका है, ना वो चीन है, वो मेरा और आपका भारत है। तो ऐसे में डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है कि लोगों को डिजिटली हम लिटरेट कर पाए, ताकि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन इश्यूज, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई, ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ये सब चीजों में आ सकें। और स्टार्टअप्स, हमारे हमारे स्टार्टअप्स ने हमारा बहुत मान बढ़ाया है, बहुत से स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न भी हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की इज्जत है। युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार भी मिला है, बहुत से युवक हमारे ऐसे हैं, इतनी खुशी मिलती है जब देखता हूँ 27-28 साल का कोई लड़का या लड़की स्टार्टअप बना के यूनिकॉर्न बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, देश को भी टैक्सेस दे रहे हैं और 100 और बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। तो स्टार्टअप पे भी काफी फोकस आने की संभावना है, डिजिटल लिटरेसी में भी काफी फोकस आने की संभावना बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कल का बजट कैसा होने वाला है वो पॉसिबिलिटीज बताने के लिए और साथ ही इकोनॉमिक सर्वे हमें समझाने के लिए। बाकी कल का बजट कैसा रहेगा ये तो हम सबको कल ही पता लगेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर।